पीएनबी घपले में बैंक के सीएमडी समेत अफसरों से सीएवीसी के सामने पेशी। 8 साल तक कलीदी मुलजिम का ट्रांसफर न होने पर उठे सवाल। बैंक अफसरों ने नीरव मोदी से शेयर किए थे पासवर्ड। कानपुर में रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। घर और ऑफिस सील। 7 बैंकों का 3,695 करोड़ लोन लेकर न चुकाने का इल्जाम। केस दर्ज। छत्तीसगढ़ असेंबली में गूंजा घपलेबाज नीरव मोदी की पार्टनर कंपनी को रियासत में कानकनी का काम देने का मामला। कांग्रेस अरकान ने किया हंगामा। 28 अरकान असेंबली से मुअत्तल। एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर ने हैदराबाद में दर्ज एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। आने वाली फिल्म में एक नगमे के बोल को लेकर जज्बात को ठीक पहुंचाने का है इल्जाम। गुजरात बल्दियाती इंतखाबात में भी जीती बीजेपी। 75 में से 44 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत दर्ज की। कांग्रेस का भी बेहतर मुजाहरा। बीजेपी को दिया 16 सीटों का झटका। कर्नाटक के इंतखाबी दौरे पर पीएम मोदी हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मैसूर की रैली से सिद्धरमैया सरकार पर लगाया निशाना। कहा जब तक रहेगी कांग्रेस कर्नाटक को करेगी बर्बाद। और अब चीन की बढ़ेगी बेचैनी। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जंगी तैयारा सुखोई 30 ने भरी परवाज। एयरपोर्ट ने खास तौर से एयरफोर्स ने बताई रेगुलर ट्रेनिंग। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान खान आपके साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि झारखंड में एक बच्ची भात भात कहते कहते मर गई थी, लेकिन उसे खाने के लिए भात मयसर नहीं हुआ था। उसी मुल्क में 11,400 करोड़ का स्कैम होता है और मुलजिम इतनी बड़ी चपत लगा करके चंपत हो जाता है, यानी फरार हो जाता है। सरकार और अपोजिशन इसी बात को साबित करने में मसरूफ रहते हैं कि ये मेरा नहीं तेरा घपला है। मेरा और तेरा का खेल तो चलता रहा है और चलता रहेगा। घपला चाहे जिसका हो, पैसा तो आपका है, हमारा है, हम आम लोगों का है। नुकसान तो मुल्क का हुआ है। सेंध तो भारत के खजाने पर लगी है। फर्जीवाड़े का खेल सिर्फ पीएनबी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कई और बैंक भी इसका शिकार हुए हैं। तो बैंक कितने घपले, जी हां, आज हम इसी पर करेंगे बड़ी बहस आज का मुद्दा में। आइए आगाज करते हैं। तो बैंक कितने घपले। मुल्क में पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ के घपले की चर्चा है। तो वहीं एक दूसरा घपला भी सामने आया है। यह घपला हुआ है चेन्नई वाक़े सिटी यूनियन बैंक में, जहां पर $20 लाख तकरीबन 12.8 करोड़ रुपए के 3 घपले उजागर हुए हैं। कहा जा रहा है कि पैसे निकालने के लिए स्विफ्ट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ कराऊंगा और आगे बढ़ेंगे। पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाले 11,400 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के सामने आने के कुछ दिन बाद ही प्राइवेट सेक्टर के सिटी यूनियन बैंक में भी करीब $20 लाख यानी 12.8 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ये मामला रकम भेजने वाले 3 फर्जीवाड़ों से जुड़ा हुआ है। शेयर बाजार को दी जानकारी में बैंक ने बताया कि 7 फरवरी को हमारी हिसाब किताब के मिलान की कार्रवाई के दौरान पाया गया कि हमारे स्विफ्ट सिस्टम से रकम भेजने के 3 फर्जी मामले हमारे एसोसिएट बैंकों को गए हैं, जो हकीकत में हमारे बैंक से भेजे ही नहीं गए। हमने एसोसिएट बैंक्स को फौरन पैसा वापस लेने की जानकारी दे दी है। सिटी यूनियन बैंक के मामले में भी पीएनबी की तरह ही धोखाधड़ी हुई है। बैंक के खातों में रकम भेजने की कोई जानकारी दर्ज नहीं की गई, जबकि इसे स्विफ्ट माली फोरम के जरिए से आगे बढ़ा दिया गया। सिटी यूनियन बैंक के 3 फर्जी रकम भेजने के मामलों में से एक भुगतान न्यूयॉर्क के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से दुबई के बैंक को किया गया। इसकी रकम करीब $5 लाख थी, जिसे फौरन रोक दिया गया और रकम सिटी यूनियन बैंक को वापस मिल गई। दूसरा मामला स्टैंडर्ड चार्टर्ड की फ्रैंकफर्ट की एक ब्रांच से एक तुर्की खाते को हुआ भुगतान है। इसमें करीब 3 लाख यूरो की रकम शामिल है। जबकि तीसरा मामला न्यूयॉर्क में बैंक ऑफ अमेरिका से चीन के खाते को किए गए भुगतान से जुड़ा है।
जिसमें कुल $10 लाख की रकम शामिल है। बैंक ने कहा कि वो खजाने की वापसी के लिए वजारत खारजा, तुर्की और चीन में अफसरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक के बाद एक सामने आ रहे बैंक घपलों के बाद पूरे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है। सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जामात की बौछार की है। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आजम को सामने आकर इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। राहुल ने करप्शन पर वजीर आजम के नारों को भी याद दिलाया। प्रधानमंत्री शायद 1 घंटा 45 मिनट बच्चों को एग्जाम लेना सिखाते हैं, मगर मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीनकर लिया है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला। वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने 11,400 करोड़ के घपले के मुलजिम नीरव मोदी से कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी के कनेक्शन बताए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सब कांग्रेस का किया धरा है और बीजेपी इसे साफ कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नीरव मोदी के इस केस में असली पाप 2011 में हुआ था। हमारी सरकार के द्वारा इसका इन लोगों का करप्शन पकड़ने में हम कामयाब रहे। सो कहां से ऐसा कार्य मन में इनको भागने में हम ही मदद कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियां और सरकार एक दूसरे पर इल्जामात के तीर चला रहे हैं कि ये मेरा नहीं तेरा घपला है, लेकिन लोग तो सवाल करेंगे क्योंकि बैंकों में उन्हीं का पैसा जमा है। आखिर कैसे इतना बड़ा घपला हो गया? आम आदमी तो चंद रुपए बैंकों से कर्ज लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक जाता है, दलालों की सिफारिश करता है, बैंक मैनेजर्स की मुंह भराई भी करता है। वहीं दूसरी तरफ उसी सिस्टम के तहत बड़े कारोबारी इतनी बड़ी रकम की चपत इतनी आसानी से कैसे लगा सकते हैं? कमियां और खामियां कहां हैं? इन कमियों पर अब तक पर्दा क्यों पड़ा है? क्या बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है? और कैसे इतने बड़े फर्जीवाड़े के मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं? इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या सारे उसूल और ज़वाबित, क्या सारे कवानीन और आइन सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बने हैं? जिस मुल्क में भात की खातिर बच्ची की मौत हो जाती है, उस मुल्क के अमीर हजारों की चपत लगाकर कैसे चंपत हो जाते हैं? सैयद अब्बास मेहदी, जी सलाम। तो जनता कमाए और ये बैंक लुटाएं, ये कुछ हो रहा है। और अभी तक हम आम लोग यही मानकर चल रहे थे कि बैंक का कारोबार बहुत साफ और शफाफ होता है। लोन हम अगर लेते हैं तो बार बार मैसेज आता है, पैसे हम निकालते हैं तो मैसेज आता है, किसान लोन लेता है और उसके बाद किसी वजह से अगर नहीं चुका पा रहा, उसकी फसल को नुकसान हुआ, बैंक वाले परेशान करते हैं, ये होता है कि वो तंग आकर खुदकुशी कर रहा है। ये तमाम मामले सामने आते रहे। ऐसे में इस तरह के घपले कैसे हो जा रहे हैं आरबीआई की नाक के नीचे, हुकूमत की नाक के नीचे? और क्या बड़े बड़े लोगों की इसमें पुष्टपनाही है? क्या बड़ी मछलियां हैं जिन पर अब हाथ डालने की जरूरत है या उनके नाम सामने आने की जरूरत है? इस पर भी हम बात करेंगे। और ये घपलों का सिलसिला थम नहीं रहा, ये उजागर हो रहा है। तो क्या ये हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हो रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत की कोशिश है कि इस तरह के मामले अब सामने आते जाएं? ये जो सख्ती हुई है ये उसका असर है, क्योंकि इतना बड़ा पीएनबी घोटाला, उसके बाद अब ये बात और एक और सामने आई है बैंक में, और लगातार इस तरह के मामले उजागर हो रहे हैं। इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे की वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो पैनल है, आइए उसका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त मेरे साथ हैं अश्विनी राणा साहब हैं, जो कि बैंक एक्सपर्ट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के। सर, आपका खैर मकदम है। मेरे साथ प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल साहब भी हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। खैर मकदम है सर आपका। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी गिराकत राय हमारे साथ शेयर करते हैं। मिन्नत रहमानी साहब को भी हमने बुलाया है। आप कांग्रेस लीडर हैं, आप चेयरमैन हैं बिहार स्टेट कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी शोबे के। सर, आपका खैर मकदम है। मैं अशोक गोयल जी को भी थोड़ी देर बाद अपने साथ जोड़ूंगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है। मैं बहुत ज्यादा अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं, हम नहीं समझ पाते हैं, और वो सबके समझने का विषय भी नहीं होता, सब्जेक्ट भी नहीं होता। सर, मैं इसी
बेस पर आपसे खासतौर से अश्विनी राणा जी पूछना चाहता हूं कि क्या बैंकों को बेवकूफ बनाना सरकार की नाक के नीचे से, आरबीआई की नाक के नीचे से बैंकों को इतना जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बनाना आसान है? देखिए, बैंकों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उस सिस्टम में कुछ ना कुछ खामी रहती है कि जिसका फायदा इस तरह के नीरव मोदी जैसे लोग उठाते हैं। आज तक इतने वर्षों से जो सरकारी बैंक हैं, चाहे वो किसानों को हो, चाहे बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, सबको सर्विस दे रहे थे, यानी सबको वो लोन दे रहे थे। अब किसी की अगर नियत ही खराब हो जाए कि वो कहे कि मैंने जो पैसा ले लिया है वो नहीं देना, तो उसके लिए बैंक के पास कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी कि अगर वो एनपी हो गया तो वो उसका नोटिस देंगे, कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद भी नहीं देता तो अलग अलग प्रोसीजर है। लेकिन ये कहना कि भाई किसान के साथ ज्यादती होती है, बड़े के साथ नहीं, तो मेरा ये कहना है इस आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी कि लोन देने का प्रोसीजर भी सभी लोगों के लिए एक जैसा है और रिकवरी का प्रोसीजर भी जो है वो एक जैसा है। लेकिन इस तरह की गलतियां, वाकई आपने कहा रिजर्व बैंक हो या बाकी एजेंसीज हो जो कि बैंकों को मॉनिटर करती हैं, वहां कहीं ना कहीं खामी रही, जिसके कारण से ये सारा मामला हुआ। उसके साथ साथ जो राजनीतिक संरक्षण बैंकों को आज तक मिलता रहा, उसके कारण भी बैंकों में एक कुछ सिस्टम डेवलप हुआ। नेशनलाइजेशन के बाद से बैंकों का जो पॉलिटिकलाइजेशन हुआ और उसकी पॉलिटिकलाइजेशन के कारण वहां पर जो धंधा शुरू हुआ, उसकी लूट चालू हुई, वहां पर बैंकों में अपने चेयरमैन को बिठाना, डायरेक्टर्स को बिठाना और उनके माध्यम से नीचे वालों को जबरदस्ती करना कि इस तरह के लोन दिए जाएं। चर्चा अब गली गली, पान के ठेलों पर, बाजारों में और गाड़ियों में, ट्रेनों में ये हो रही है कि भाई साहब अब ये बताइए कि बैंक में हमारा पैसा महफूज है कि नहीं। और लगातार घोटाले घपले उजागर हो रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं तो 4-5-8 दिन में। आप मुझे बताइए बैंक में पैसा महफूज है? बिल्कुल इंसान के तौर पे पूछ रहा हूं। बिल्कुल 100% पैसा महफूज है। पंजाब नेशनल बैंक में भी जिनका पैसा है, अगर वो कोई लेने जा रहा है तो तुरंत उसको दिया जा रहा है। सरकार किसी भी बैंक के कस्टमर का पैसा जो है डूबने नहीं देगी, ना किसी ही बैंक को डूबने देगी। तो इसलिए मैं एज ए बैंकर भी ये कहना चाहता हूं कि लोग निश्चिंत रहें। जो लोगों ने गड़बड़ की है उनको उनकी सजा मिलेगी, लेकिन इस तरह से एक हवा फैलानी कि बैंक डूब जाएंगे, लोगों का पैसा डूब जाएगा, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहे। सरकार ने आज तक भी इतने प्राइवेट बैंक डूब रहे थे, उनको भी सहारा देकर बैंकों में मर्ज गया है, तो बैंक डूबने वाले नहीं, लोगों का पैसा भी डूबने वाला नहीं है। प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल, आप मुझे बताइए कि आम आदमी ये पूछ रहा है कि कोई 11,400 करोड़ की चपत बैंक को कैसे लगा सकता है? आम आदमी पूछ रहा है कि कोई 12 करोड़ की चपत, अभी ये देखिए एक नया मामला, कैसे लगा सकता है? कैसे लगा सकता है बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये इसको पहले हमें समझना होगा ये किस तरह से पूरा फ्रॉड किया गया। अगर हम इसको समझें तो इसमें एक तरह से पॉन्जी स्कीम इसमें लगाई गई। उसमें एक तरह से बैंक फॉरेन ब्रांचेस से पैसा ले रहा, एलओयू एक तरह का गारंटी है। तो पंजाब नेशनल बैंक गारंटी दे रहा है कि जो नीरव मोदी हैं, चाहे वो चोकसी हैं, चाहे वो किसी और फर्म को ले ले, कि हम उनके बिहाफ पे पैसा देंगे। और फॉरेन बैंक भी जो है वो पीएनबी के नॉस्ट्रो एक अकाउंट होता है, उसमें पैसा दे रहा है और फिर पीएनबी उस व्यक्ति को पैसा दे रहा है मेरे हिसाब से। और इसमें क्या होता है, इसमें सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन गलत यह है कि अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का एक तरह से एलओयू दिया गया या अंडरटेकिंग दी गई या गारंटी दी गई, तो उसके अंदर 110 करोड़ रुपए की कम से कम प्रॉपर्टी या पर्ल्स होने चाहिए जी। लेकिन जहां तक ये अभी जो जांच चली उसमें ये पाया जा रहा है कि 2011 में बैंक की तरफ से नीरव मोदी से सिक्योरिटी मनी भी नहीं ली गई। और इसके लिए आपको क्या लगता है, 2011 की बात कर रहा हूं, पीएनबी अफसरान जिम्मेदार हैं, वजारत खजाना के लोग जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें पूरे सिस्टम्स इन प्लेस हैं। ये कह देना कि बार बार सिस्टम अब हो गया, ये गलत है। इसमें एक हर बैंक के अंदर एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी भी होते हैं, चेयरमैन का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जो मैनेजर जो मिस्टर शेट्टी हैं उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मेरे हिसाब से इस फ्रॉड को जो हुआ है इसको अनर्थ करने में किस किस का, क्योंकि इसमें सारे लोग मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें एक तरह से
पीएनबी की मेजर डिफॉल्ट है। सेकेंड, मेरे हिसाब से इंडियन बैंक एसोसिएशन, उनका एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हमारे यहाँ पर बैंकिंग में है, उनके भी इसमें रोल है कि बैंकों के अंदर ऐसी चीज कैसे हो रही है। 10 लाख करोड़ के एनपीए हो रहे हैं। तो मैं वही आपसे वही पूछ रहा हूं सर कि इसमें क्या बड़ी मछलियां और हैं क्या जिनके गिरबान पे हाथ डाला जाएगा या डल सकता है? नहीं, नाम सामने आएंगे। आरबीआई भी इसमें मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी एम्प्लॉय ये लोग, और चौथे पॉलिटिशियन। ये पूरा नेक्सस है। देखिए, एक मैनेजर, उसको अगर धमकी दी जाए तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे ऐसी जगह पे, वो बेचारा कर देगा काम। इसमें सिर्फ 10 लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, सिर्फ 280 करोड़ रुपए की एफआईआर की, जबकि इतना बड़ा फ्रॉड है। मेरे हिसाब से इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। और मेरे हिसाब से अच्छा, जांच सीबीआई की ये भी कह रही सर कि प्रोसेस जो शुरू हुआ वो तो 2011 में, लेकिन एलयू जारी होते रहे। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक मैं कह रहा हूं ज्यादातर 2017-18 के हैं। ये भी एक उसमें मतलब हुकूमतें भले ही बदल जाए, लेकिन ये जो गड़बड़ करने वाले थे इनके हौसले बुलंद रहे। नहीं, देखिए, हौसले तो बुलंद रहेंगे। अगर आप हिस्ट्री में जाएं, मैं तो प्रोफेसर हूं, हिस्ट्री में आप जाएं तो पहले ये पंजाब नेशनल बैंक के लिए कुछ नया नहीं है। पहले एक विंसम नाम से कंपनी थी, उसने भी किया। श्री गणेश ज्वेलर है, उन्होंने भी सेम मोडस ऑपरेंडी अपनाई की। और अब तो पीएनबी पल्ला झाड़ रहा है ये कह के कि देखिए 90 दिन से ज्यादा हो गए, तो हमारे को तो क्या है कि अगर 90 दिन के अंदर अगर हमसे मांगा होता तो हम दे देते, क्योंकि 90 दिन से ऊपर हो गए तो इसलिए हम नहीं देंगे। और दूसरे जो बैंक्स हैं जिन्होंने दिया है, जैसे एसबीआई है, एक्सिस है, वो कह रहे हैं सर ये जो 90 दिन की लिमिट है ये तो डायमंड पर है, ये तो पर्ल के लिए हुआ है। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स वर्ड, मतलब लॉ को फॉलो किया जा रहा है इन लेटर बट नॉट इन स्पिरिट। बैंकिंग का मतलब है पूरा एक विश्वास, और पीएसयू बैंक को तो एक इंसान समझता है कि ये तो खुदा है, यहाँ के एम्प्लॉइज गलत कर ही नहीं सकते। ये जो हमारे सामने आ रहा है 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए, ये पूरा दिखाता है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है खोखला हो गया है। दूसरा, जितने भी बैंकिंग एम्प्लॉइज हैं मैं बता दूं ओवरवर्क्ड हैं। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के अंदर भी खूब पैसा इधर से उधर हुआ, ब्लैक व्हाइट हुआ, और बैंक मैनेजर्स के ऊपर ओवर एक्सेसिव प्रेशर डाल दिया गया। आपने नोटबंदी की बात की, इसी से जुड़ा मेरा सवाल मिन्नत रहमानी साहब से। मिन्नत रहमानी साहब, इसमें और चीजें जुड़ रही। रोटोमैक कंपनी के मालिक के जरिए भी 8,000 करोड़ का घपले का इल्जाम है। वो कह रहे थे मैं तो जी बाहर नहीं जा रहा हूं, देश छोड़ के मैं तो यही हूं, मैं सब कर दूंगा। लेकिन हाँ, वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लगातार ये इंकिशाफ हो रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। मिन्नत रहमानी साहब, हुकूमत ये कहती है कि साहब नोटबंदी के बाद हमारी जो सख्ती है उसका ये कहीं ना कहीं नतीजा है जो इस तरह से सामने आ रहा है। क्या आप इसको इस तरह से देखेंगे? देखिए, दरअसल बात यह है कि चूंकि अब नोटबंदी आई इसीलिए थी, सरकार को जो इन सभी, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, इन सभी लोगों को जहां से संरक्षण प्राप्त है और जिस खास पार्टी से और जिस देश के बड़े मुखिया से इनको संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने नोटबंदी ही इसीलिए किया था। आज के डेट में अभी हमारे अश्वनी साहब कह रहे थे कि बैंक को कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, वो एक सेफ साइड लिया उन्होंने, एक अच्छी बात है। वो इसलिए क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उनको इस बात की जानकारी है। और यही वजह थी। अभी तो मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके की धीरे धीरे अब परतें खुल रही है, ये मेहुल चोकसी हो, चाहे आपको नीरव मोदी जी हो, अभी बहुत सारे ऐसे नाम। लेकिन अश्विनी राणा जी तो कह रहे हैं, वो तो बैंक एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं बैंकों में पैसा महफूज है, मजबूत है बैंक, हुकूमत ना इनको डूबने देगी बल्कि मजबूती से आगे बढ़ाए। इमरान खान साहब, मैं उसी बात को इत्तेफाक रखते हुए कह रहा हूं, क्योंकि हुकूमत को यह बात पता है कि अब पोल जो है खुलने वाला है, इसलिए उन्होंने साल भर पहले ही जो लोगों के पास जो पैसे जमा थे अपने पास, वो पैसे को वापस उन्होंने बैंक में जमा करवाया कि कम से कम बैंक वो मजबूत रह सके। आने वाले समय में ये चीज पहले से उनको पता थी। देखिए 2011 से जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे, और 90% से ज्यादा जो है वो इस 2017 में उनको पैसा मिला है नीरव मोदी को। यानी कि जिस वक्त इस काम को शुरू किया गया था, कहीं ना कहीं जब आदमी कोई पहला टर्म लोन लेने के लिए आता है तो एक अपने सही सबूत के साथ एक कागज पेश करता है, लेकिन जब उनको किसी हुकूमत का संरक्षण प्राप्त होता है, और खास करके तो कह रहे हैं कि आपका संरक्षण प्राप्त था 2011 से ये मामला शुरू। अगर हम पीएनबी वाले की बात करें, वो ये भी कह रहे हैं कि चिदंबरम साहब ने विसिल ब्लोअर को दबाया, उसको उजागर नहीं करने दिया मामला। वो तो आप खुद कह रही निर्मला सीतारमण की ये सब कांग्रेस की करतूत है।
देखिए, निर्मला सीतारमण जी तो आना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को तो आ रहे हैं रक्षा मंत्री बोलने के लिए, यही तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि उनको तो जवाब देने के लिए उनके पास वो वक्त भी नहीं है, वो दे भी नहीं पाएंगे हमारे जो है, इसलिए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को आगे किया। ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत उनको आगे किया गया था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अगर 2011 में शुरू किया लेना, फिर आपने उसको फ्रॉडिज्म का धंधा कब बनाया? आप देखिए, वो सीबीआई की रिपोर्ट कर रही है, ये कोई कांग्रेस पार्टी या कोई नॉर्मल नहीं। मैं ठीक है, इसका सवाल, इसका जवाब लूंगा। बीजेपी तर्जुमान 17-18 में सबसे ज्यादा एलओयूज जारी किए गए हैं, एलओयूज, और इस पर जवाब देना होगा बीजेपी। मैं प्रोफेसर राजकुमार भाटी जी की तरफ बढ़ता हूं, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान है। ये जो चल रहा है तेरा घपला मेरा घपला वाला हिसाब किताब, क्या आप उसको इस तरह से देखते हैं? और दोनों ही सियासी जमातें, अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात करूं, दोनों इख्तिदार में रही, मरकज में आप भी उनके साथ थे, हालांकि ये एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कवायद है क्या? देखिए, मैं आपको इमरान साहब 10 सेकंड के अंदर एक छोटी सी घटना सुना दूं। 30-35 साल पुरानी घटना है। मैं डीटीसी बस में जा रहा था, एक व्यक्ति की जेब कट गई और उसमें शोर मचा, जेब कट गई, और एक आदमी की पिटाई शुरू हो गई। भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने बस जो है थाने के गेट पर रोक दी। ठीक है, दरोगा जी आए, उसे नीचे उतारा गया, 2 थप्पड़ दरोगा जी ने मारे। बोला, साहब मेरी बात तो सुन लो। बोले, बता। बोला, जेब मेरी तो कटी है, मैंने शोर मचाया, मुझे पीटना शुरू कर दिया। तो ये जेब कतरों का एक ट्रेंड होता है। जब पब्लिक उन्हें पकड़ती है तो पहले चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जेब काट, इसने जेब काट ली, इसने जेब काट ली। वही काम आज बीजेपी के नेता कर रहे हैं और मंत्री कर रहे हैं। भाई, जेब तो आपने कटवाई है, सारे काम तो आपके टाइम में हुए हैं। अब आप कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं या किसी दूसरे पे उंगली उठाएं। चौकीदार कहां गया? जो चौकीदार कहता था आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना, चौकीदार चुना है। तो वो कह रहे हैं चौकीदार को सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। एक के बाद एक जो ये घपले उजागर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ना हमारी मजबूत पॉलिसी, घपले उजागर हमने चाबी कसी है, हमने चाबी कसी, तो बिलबिला के अब जो है निकल रहे हैं। कतई झूठ बोल रहे हैं, चाबी नहीं कसी गई है, ढील दी गई है। देखिए, 7 मई 2015 को वैभव खुरानिया ने पीएमओ में शिकायत की कि बैंक में गड़बड़ी है, और इन्हीं चौकसी की और इनकी नीरव मोदी की शिकायत की। 20 जुलाई 2016 को दिग्विजय सिंह जडेजा ने शिकायत की, पीएमओ को एंडोर्स किया। 29 जुलाई 2016 को हरिप्रसाद ने शिकायत की, और जुलाई 2016 में जो इंटेलिजेंस बड़े उद्योगपतियों ने विदेशी नागरिकता ले लिया, इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। प्रधानमंत्री आंखें बंद करे बैठे रहे, चौकीदार सोता रहा, चोर चोरी करते रहे। अब कह रहे हैं कि जिस वाहन से चोर आए थे वो वाहन फला आदमी ने खरीदा। ठीक है, मेरे साथ अशोक, इसलिए वो जिम्मेदार। अशोक गोयल जी भी आ गए, आपके सवाल का जवाब उनसे लूटा। और यहां ये जोड़ते हुए अशोक गोयल जी, मुझे साफ कीजिए, अब रेनकोट पहनकर कौन नहा रहा है? प्राइम मिनिस्टर खामोश है, अपोजिशन एग्रेसिव है, मामले लगातार उजागर हो रहे हैं, आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन ये जो बात आ रही है ना, एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि रेनकोट पहन के नहा रहे थे मनमोहन सिंह, नहाते रहे और आसपास सब होता रहा। अब रेनकोट पहनकर कौन नहा रहा है? नहीं, देखिए इमरान जी, मैं अभी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। जब आप तथ्यों के ऊपर बात नहीं करते तो आप इसी तरह के उदाहरण देते रहेंगे। देखिए, 2011 से लेकर ये जो गोरख धंधा चालू हुआ बैंक में, और जो अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे ये 2017 में हुआ। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है क्या और लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। 2011 में एक इन्होंने फर्म बनाई और ये गोरख धंधा शुरू किया, और ये लगातार जैसे कि पहले 100 करोड़ लिया, जब वो ड्यू होने को आया तो फिर दूसरा 150 करोड़ ले लिया, फिर वो पुराना 150 करोड़ रुपए पे कर दिया तो फिर 200 करोड़ ले लिया। तो आप ये मान के चलिए कि 2018 तक डिफॉल्ट नहीं हुआ। डिफॉल्ट जाकर जब पहली बार डिफॉल्ट हुआ तो इसकी परत खुली। तो ये आप ये देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार आज भी होती तो ये जो फ्रॉड है ये सामने नहीं आता। देखिए, जब आप पहली बार जब दिनेश दुबे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने जब गीतांजलि का केस आया कि 1500 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, पहले वाला ये लोन दे नहीं रहा, यही तो किस्सा आज हुआ है कि पहले वाला लोन रिपे नहीं हो रहा, बगैर मार्जिन मनी के गोरख धंधा चल रहा था। तो उसको फिनेंस, वहां के उस वक्त के फिनेंस सेक्रेटरी ने बुलाकर धमकाया और ही वॉज टोल्ड टू कि आप रिजाइन कर दीजिए। तो ये पहले वाला रिजीम था, जबकि ऐसे जितने भी घोटालेबाज थे ये देश नहीं छोड़कर भागते थे, इसी देश में रहते थे, घोटाले करते थे, और जो सत्ता में लोग थे उनका संरक्षण प्राप्त होता था। आज ये जो संरक्षण है, आप इमरान जी पीएम के साथ दिख रहा था, पहले मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आज ये संरक्षण खत्म
खत्म हो गया है सत्ता पक्ष के किसी भी मंत्री का, प्रधानमंत्री का, और जितने भी ये घोटालेबाज हैं इनको पता लग गया है कि इस देश में रहना होगा तो जेल जाएंगे। आज पहली बार जब ये केस सामने आया 29 जनवरी को पीएनबी ने सीबीआई को केस दिया, उसके बाद से लगातार देखिए आप इतनी त्वरित कार्रवाई किसी सरकार ने की है तो ये बीजेपी की सरकार है, आपसे सवाल करूंगा। सुनिए, मैं 6,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर मैं इस पर भी आपसे सवाल करूंगा और अपने एक्सपर्ट से भी आपको पहली बात करना चाहूंगा। अशोक जी, पहली बात अशोक जी सुनिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आज इस केस को आप इस तरीके से देखना चाहिए कि ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर फ्रॉड है। उस सिस्टम के फ्रॉड को जो सत्ता है या उसके मिनिस्टर्स हैं उनको किसी का संरक्षण प्राप्त है क्या? इससे पहले 2011 से लेकर प्रधानमंत्री के साथ घूम रहे हैं उनके हवाई जहाज में संरक्षण मिला इनको, और आज नहीं मिला। अगर आज भी सत्ता पक्ष का संरक्षण मिलता तो ये फ्रॉड कंटिन्यू रहता। नहीं, मगर ये बताइए, इसलिए इस सरकार ने कार्रवाई की है, इसको कंक्लूजन पर ले जाया जाएगा। जितने भी लोग इस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है। मिनट जी, आप कुछ बोलिए, मुझे फिर मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि यही से एक सवाल में करूं। ये बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई सुन लीजिए। अशोक जी, आपने जो इस बात को एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस के समय में जब ये शुरू हुआ, वो बाद में वो इस चीज को देते हुए आ रहे थे, वो रिफंड करते हुए आ रहे थे, अपने लोन को वो चुकता करते हुए आ रहे थे। हमारे बैंक एक्सपर्ट भी यहाँ बैठे हुए हैं, वही अपनी राय दे देंगे आपसे। हमारी राय पे आप अगर यकीन नहीं करें, जब इतने बड़े लोन बैंक देती है तो हर साल उसको जो है दोबारा उस चीज की ऑडिट होती है और वो देखा जाता है कि वो उसके एलिजिबल है कि नहीं है। नहीं, आपको मुझे लग रहा है कि बैंकिंग की इसकी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की जानकारी नहीं है। बगैर जानकारी की आप बात कर रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है। आप पहली बात जानकारी लेकर तब आप बात करिए। आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए एक बार। ठीक है, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो चौकीदार है, क्या उस चौकीदारी के सिस्टम में हमारा अब आप सुन नहीं रहे हैं? देखिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर और बात करते हैं सर। हम बात करते हैं। आप सुनिए तो सही। बगैर जानकारी के एक छोटा सा वक्फा मैं लौट रहा हूँ। मिनट जी, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ सर। दरअसल क्या है कि इस पर भी हम और समझने की कोशिश है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को हमारे बैंक एक्सपर्ट और अच्छे से समझाएंगे, उसको हम हमारे नाज़रीन भी समझना चाहेंगे। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जो आप बता रहे हैं ना कि इतना पैसा हमने इतना जमा कर लिया, बरामद कर लिया, या इस तरह की बातें जो आप कर रहे हैं, आरबीआई 15 महीने में तो ये बता नहीं पाए कि नोटबंदी के बाद कितना पैसा इकट्ठा हुआ। और वहीं एजेंसियां भी 24 घंटे या उससे थोड़ा ज्यादा में ये बता रही कि 5100 करोड़ रुपए हमने वापस ले आया। हाँ, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, इस पर सब मैं लौट रहा हूं, आप ही से जवाब लूंगा, आपसे जवाब लूंगा, एक्सपर्ट से भी जवाब लूंगा। एक छोटा सा वक्फा सर, एक छोटा सा ब्रेक। अभी लौट रहे हैं हमारे नाज़रीन, इस गर्मा गर्म बहस में हमारे साथ होंगे, क्योंकि लगातार बैंकों के जरिए जो है इस वक्त नए इंकशाफात हो रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। बैंक कितने घपले? जी हां, पंजाब नेशनल बैंक के महाघपले के बाद अब सिटी यूनियन बैंक का घपला सामने आया है। और जहां कांग्रेस कह रही है, या जो बाकी अपोजिशन जमाते हुए कह रही हैं कि ये देखिए हालात कितने बिगड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी से अपनी हुसूलियां भी बता रही, कह रही कि हमने कसा है इसलिए चीजें सामने आ रही है। इस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक एक्सपर्ट्स को भी रखा है ताकि समझें कि सियासी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन उसमें जो टेक्निकलिटी है वो क्या है। चलिए, मैं एक बार फिर अश्विनी राणा जी की तरफ बढ़ता हूं। अश्विनी राणा जी, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो मेरा एक सवाल है यहाँ ये भी है कि जो आरबीआई, कांग्रेस भी कह रही है कि जो आरबीआई 15 महीने में ये नहीं बता पाई कि नोटबंदी के बाद बैंक में कितना पैसा आया, वो 24 घंटे उससे थोड़े ज्यादा वक्त में ये बता रही है कि 5100 करोड़ रुपए हमने वापस ले आई है पीएनबी घपले के बाद। तो ये क्या है? देखिए, वो आरबीआई नहीं बता रही, वो ईडी बता रही है, एजेंसियां बता रही हैं, एजेंसियां बता रही हैं। ठीक है, उसकी मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, इस डिबेट में, सभी डिबेट में कह रहा हूं कि अभी जांच जारी है। अभी किसी भी कंक्लूजन पर, किसी भी अमाउंट पर, किसी भी फ्रॉड के अमाउंट पर हम ना पहुंचे। कम से कम ये तय है कि फ्रॉड हुआ है, सिस्टम फेल्यूर था, लेकिन उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है, एक्शन जारी है। और जो भी उसमें लोग हैं, शामिल हैं, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई एजेंसी है, चाहे आरबीआई है, कोई भी है, तो वो सब लोगों की जांच जारी है। सब लोगों की जांच होने के बाद
कहीं ना कहीं जिनकी अकाउंटेबिलिटी है फिक्स की जाएगी, जो सजा मिलनी है वो सजा मिलेगी। लेकिन आगे इस तरह की जो खामियां हैं हम उनको दूर कर सकें उसकी जरूरत है। रेगुलेटर को और चुस्ती दिखानी होगी, क्योंकि रेगुलेटर का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ था। नहीं तो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग एक्ट में आपको लगता है तरमीम यानी संशोधन होना चाहिए? एक्ट के अलावा बहुत सारी चीजें, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि देखिए आए दिन बैंकों में बदलाव होते हैं। पहले मैनुअल था, कंप्यूटराइजेशन हुआ, कंप्यूटराइजेशन में भी कई स्टेज आए, तो उन स्टेज टू स्टेज जो है कहीं अगर कमी रह गई तो उसी का फायदा ऐसे लोग जो उठाते हैं और उसके कारण पूरी बैंकिंग कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है, सरकार को बदनाम किया जाता है, और जो दूसरे लोग बैंकों से जेन्युइन लोन लेना चाहते हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के से कैसे बचा जाए, इसके लिए मुझे लगता है कि जो जो कमियां हैं इस बैंकिंग सिस्टम में उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और बैंकिंग में मैं ये कहता हूं, मैं खुद काम करता हूं, स्टाफ की जो अग्रवाल जी कह रहे थे बिल्कुल सही है, इतना कम स्टाफ है और इतना तरह के काम बैंक वालों पर लाद दिए हैं, चाहे वो सरकार की योजनाएं लागू करनी हो, चाहे इंश्योरेंस बेचनी हो, कुछ भी करना हो, यानी बैंक वाले जो ओरिजिनल बैंक का काम करना चाहिए उसको छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो वो जो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे रिकवरी होगी, ये कैसी दलील है? ये कैसी दलील? फिर अगर काम बढ़ गया है या बहुत ज्यादा है तो क्या बदनवानी करने लगेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग में पड़ता है ना, मैं ये बदनामी हो गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि, लेकिन काम बढ़ा है उसके हिसाब से स्टाफ नहीं बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, कई तरह के काम बैंकों वालों पर लाद दिए गए हैं। अब ये घाटा हो गया, ठीक है, ये फ्रॉड हो गया, इसके कारण से हमारी बैंक वालों की वेज रिवीजन होनी थी, उसके ऊपर भी आंच आ गई। उन्होंने कहा कि अभी मीटिंग नहीं होगी, आपको कोई वेज रिवीजन नहीं मिलेगा, यानी हम काम भी करें, गालियां भी खाएं और उसके बाद तनख्वाह भी ना बढ़े, यानी सब कुछ बैंक वालों के ऊपर और मजे करें दूसरे। तो हमारी सरकार से मांग है, अनुरोध है कि किसी तरीके से जो कमी है उनको दुरुस्त किया जाए और जो वाकई कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए, ताकि अननेसेसरी बैंक और बैंक के कर्मचारी और बदनाम ना हो। प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी, क्या ऐसा हुआ क्या, जैसा कि अश्विनी नारायण जी भी अभी ब्रेक में चर्चा कर रहे थे कि टोपी घूम रही थी, अब टोपी रुकी है, आपको लगता है ऐसा है? ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि एक फ्रॉड कैसे आया है। जब वो मिस्टर शेट्टी रिटायर कर गए तो फिर जब दोबारा आया कि बिना कोलैटरल के फिर से एलओयू इशू किए, तो जो नया मैनेजर आए, डिप्टी मैनेजर, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा ये काम। जब उन्होंने ये कहा तो फिर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हुआ। देखिए, एक 100 करोड़ फिर 110 करोड़ बना, फिर वो 200 करोड़ बना, इस तरह से बढ़ता गया, इस तरह से ये फ्रॉड किया गया। और ये कहा जाए कि बीजेपी की, मेरे हिसाब से बीजेपी एक तरह से मेरे हिसाब से हर एक चीज का वाह चाह रही है, जो कि इस समय नहीं लेना चाहिए। इतनी जल्दी वैल्यूएशन नहीं हो सकता। आप एक अपार्टमेंट का वैल्यूएशन लीजिए तो 1.5 महीना लग जाता है। उनका जितना भी असेट है वो पर्ल्स हैं, उसकी वैल्यूएशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये कह देना कि हमें इतना पैसा हमारे पास आ गया है, ये गलत है। इसमें मेरे हिसाब से ये एक सिस्टमैटिक लूट है। पंजाब नेशनल बैंक में ये पहले भी होती रही है, और अब पीएसयू बैंक्स के जो हेड्स हैं, चेयरमैन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है, वो मजाक करते हैं। क्या है, सरकार से कहेंगे टैक्स पेयर से लेगी 90,000 करोड़ रुपए और हमें दे देगी, और सरकार भी करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्पॉन्सर करेगी, और एक तरह से ये सिस्टमैटिक प्लंडर चलता रहेगा इस देश के नागरिक की वेल्थ को। अगर इसको रोकना है तो इसके लिए मेरे हिसाब से बड़े कदम लेने होंगे, राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ चेयरमैन टू द लेवल ऑफ द क्लर्क। और सारे टेलीफोन रिकॉर्ड, किस किस पॉलिटिशियन का कॉल आया उसको, देखिए सिर्फ एक क्लर्क बेचारे को तो क्या है, उसको कहा जाएगा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो डर जाएगा, ये करिए उसको। वो ऐसा क्यों हुआ? अगर उसके पास बहुत पैसा आ जाता तो एकदम से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर, एफआईयू एक प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो हर समय हर डेटा को ट्रैक कर रही है। इतना पैसा जाता रहा बिना किसी कोलैटरल के, और फॉरेन के बैंक्स पीएनबी को पैसा दे रहे थे। ये ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चला, पीएनबी के नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा आता है और पीएनबी इशू करता है, तो इसमें सारा पैसा आ रहा है, और 2% कमीशन भी लेता है, 1 से 2%, वो कमीशन का भी पैसा आ रहा है। बैंक अगर 3,000 रुपए नहीं होते आपके अकाउंट में, एसबीआई ने मिनिमम चार्जेस लगा के बहुत पैसा कमा लिया। इतना पैसा आ रहा है, उसको पता ही नहीं क्या आ कैसे रहा है। मेरे हिसाब से इसमें एक बहुत ही बड़ी साजिश है, और ये जो हमारे देश में हो गया है कि एनपीए हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लाख करोड़ हो गए, ये
लोग अपने पैसा नहीं दे रहे। जो आपने कोठारी जी का मामला उठाया रोटोमैक कंपनी के, वो 800 करोड़ रुपए उन्होंने ले लिए, उनको परवाह ही नहीं है। क्यों सर? क्या कहता है व्यक्ति, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आज आप 100 करोड़ रुपए लगाए किसी कंपनी में, 300 करोड़ रुपए का लोन ले लीजिए, आपकी कंपनी 400 करोड़ रुपए की हो गई। थोड़ा सा बिजनेस करिए, बिजनेस अच्छा हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप एनसीएलटी में चले जाइए, बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी। लेंडर्स को कहिए 300 करोड़ तो नहीं दे सकते भाई, 150 करोड़ ले लो, आप तो अमीर हो गए, 250 करोड़ रुपए आपके पास हो गए। ये एक तरह से सिस्टमैटिक लूट हो रही है जो गरीब आदमी, और मेरे हिसाब से ये तो डीमोनेटाइजेशन हो गया तो ये बैंक बच गए, बैंकों के पास पैसा आ गया। वरना जैसे अभी अश्विनी जी बता रहे हैं, बैंकों के पास पैसा देने के लिए नहीं होता। ऑपरेशन के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये किया इसलिए गया था कि बैंकों में पैसा आ जाए, उसके बाद इस तरह के लोग जो है इस तरह की हरकत करेंगे। जो अमेरिका के अंदर सिचुएशन हुआ, वहां पर 10-10 हजार बैंक फेल हुए हैं। ये तो डीमोनेटाइजेशन ने बचा लिया, बैंकों की लिक्विडिटी को रिस्टोर कर दिया, तभी आज कोई भी व्यक्ति आ रहा है कि मेरा पैसा दीजिए, उसको दिया जा रहा है। अगर ये डीमोनेटाइजेशन नहीं होता तो मैं आपको बता दूं, एक तो के बाद एक मुझे समझाइए कि ये इल्जाम जो लगा रहे हैं कि साजिश के तहत किया गया था, वो साजिश के तहत था क्या? नहीं, ये तो विलफुल डिफॉल्ट है पूरी। इसमें कोई, आप कैसे एलओयू, आप एक लोन नहीं दे सकते, आप एलओयू, नोटबंदी ही, वो मैं ये पूछ रहा हूं, नोटबंदी ही साजिश के तहत की गई थी, क्योंकि आगे इस तरह से होगा इसलिए बैंकों को भरपूर रखो ताकि लोगों का पैसा दिया जा सके, ये जो इल्जाम लगा रहे थे। नहीं, इसमें मेरे हिसाब से नोटबंदी के बहुत सारे कारण, इतने सारी हमने डिबेट कर चुके हैं नोटबंदी के, लेकिन देखिए नोटबंदी में भी बहुत पैसा ब्लैक का व्हाइट हुआ है। इसमें देखिए और मेरे हिसाब से प्रोफेसर साहब, हाँ, देखिए मुझे लगता है कि आपने इसमें दो चीजें निकल के आई। पहली चीज है कि आपने एक लाइन बड़ी अच्छी कही कि बीजेपी तुरंत सामने आकर के कह रही है कि जो उनकी प्रॉपर्टी हम सीज कर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट के बीजेपी नहीं कह रही है, आप बेसिकली चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, एजेंसीज कह रही हैं, जो जांच कर रही है वो देश की एजेंसीज है, संवैधानिक एजेंसीज है, ईडी सीबीआई क्लेम कर रही है। आप हर चीज के अंदर आप जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्लेम किया कि वो कर रही है, ये देश की एजेंसीज कर रही है। नंबर एक। दूसरी बात, इमरान जी, एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, जब आप जी एक बार सुन लेते हैं, सुनिए तो सही, आप जब बीच में जंप करते हैं कि बीजेपी कह रही है, सर सारे जवाब आपसे इनको सुन लेते हैं। जी बोलिए मिन्ना साहब। प्रोफेसर सौरभ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जल्दबाजी में आकर के ये कह गई कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जितना उन्होंने लेकर के फरार उनको कर दिया गया है वो उनके बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम ये मान भी ले, जबकि वो एक एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के आंख में धूल झोंकना चाह रहे हैं कि आप परेशान होने की बात नहीं है। वो जो व्यक्ति जितना लेकर के भागा वो हम संपत्ति अपने कब्जे में कर लिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप उनको संरक्षण दे रहे थे। और दूसरी बात मैं अशोक जी आपको कहना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में ऐसा होता था कि वो घर में रह जाते थे, आज अगर वो घर में होते तो वो सलाखों के पीछे होते। आज आपने उनको 5 स्टार होटल में और बाहर छोड़ दिया कि अब आप आराम से चले जाइए, हमारी चौकीदारी बस इतनी थी कि आप करप्ट होइए, करप्शन कीजिए, हम आपको विदेश पहुंचने तक संरक्षण प्राप्त देते। जवाब दीजिए, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, और अभी शुरुआत आने वाले समय में बहुत सारे आएंगे या खुल करके सामने में। अब आप बताइए कि आपकी चौकीदारी कैसी थी कि आप यहां से लोग फरार हो जाए? जवाब दीजिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा। जी सुनिए सही, देखिए कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को सब लोग जानते हैं। आज ये जो यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं सबको पता है कि इन लोगों ने क्या किया। पहली बात, अभी अग्रवाल जी ने बात करी एनपीए की। आप देखिए इस देश के अंदर जो 10 लाख करोड़ के एनपीए हैं, इस देश को सिस्टमेटिक रूप से लूटा किसने? पिछले ये जो एनपीए है वो बीजेपी की सरकार में नहीं दिए, जो लोन बांटे गए हैं, जो लोग आप अभी एनसीएलटी की और उसकी बात आप कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो लोन हैं ये सब यूपीए के टाइम दिए गए, जहां पे सरकार बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंटरफियर करती थी कि इसको लोन दे दीजिए, इसको लोन दे दीजिए। आज ये बीजेपी ने खत्म किया। आज जो बैंकिंग की जो हालत थी उसको सुधारने का काम बीजेपी ने किया है। ये नोटबंदी एक साजिश नहीं थी, नोटबंदी इस देश के भविष्य को बदलने वाली एक नोटबंदी थी। इस देश के जो काला धन था, जो लुटेरे जिन लोगों ने देश को लूटा, उनको आगे लाने की बात थी। पहली बात आप सुन तो लीजिए एक बार, आप बीच में जब आप इंटरप्ट मत कीजिए, सुनिए एक बार, आप सुनिए। नोटबंदी का नाम लेते ही इनके दिमाग में देखो परेशानी पैदा हो जाती है, क्योंकि इनका लूट का पैसा भी सामने आ रहा है कि करके ये कांग्रेस के लोगों को इतनी तकलीफ होने लगती है नोटबंदी का नाम लेते ही,
क्योंकि इनका जो सारा काला धन है वो बाहर आ रहा है। नोटबंदी से कितना काला धन है? आप सुनिए तो सुनिए, बताइए ना, आप सुन तो लीजिए। आप अमाउंट बता दीजिए ना कितना। आप सुनने की ताकत नहीं है आपके अंदर, क्योंकि इतनी तकलीफ है। हम खामोश हैं। आप सुनिए, बताइए भैया सुनिए तो सही, आप सुनेंगे नहीं। इनकी हालत ये है कि ये बिल्कुल डिबेट करने आते, सुनने नहीं आते। इमरान जी, आपने पहली बात कही कि 15 महीनों में आरबीआई नहीं बता पाई। आरबीआई ने 1 वर्ष जब पूरे हुए थे तो पूरे के पूरे डाटा रिलीज किए थे कि कितने रुपए आरबीआई ने रिसीव किए हैं 98% और कितने करोड़ रुपया उन्होंने जब्त किए हैं, और करीब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए सस्पेक्टेड अकाउंट के अंदर डिपॉजिट्स हैं, और उसमें लगातार हर महीने एक अपडेट भी आ रहा है कि इतने रुपए और जब्त किए गए। तो इसलिए ये जो आज चिल्ला रहे हैं यहां पर बैठ के, इनके घरों में डाका पड़ गया है, इनके घरों में डाका पड़ गया है, क्योंकि इन्होंने इमरान जी, ब्लैक मनी कितनी है? इमरान जी, मैं यही तो कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं अभी 1,000 करोड़ 500 करोड़ ये देखिए, पहली बात तो 50,000 करोड़ रुपए कम आए, आरबीआई ने पहले बताया। मोर देन 20,000 करोड़ रुपए अभी तक सीज कर चुके। बताइए ना कितना आया? अरे ये काला ही धन था, सुन तो लीजिए अभी। और 3,20,000 करोड़ रुपया पहुंचाने के लिए कांग्रेस के ये जो मित्र है, इन्होंने सोचा कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बहुत गहमा गहम है। मैं लौट रहा हूँ अशोक जी, मिनट जी आपके पास, दोनों के पास आ रहा हूँ। मैं इनसे आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं इनसे ये एक छोटा सा वक्फा, एक छोटा सा ब्रेक और हम यहाँ पर ले रहे हैं। अभी लौट रहे हैं, आप देखते रहिए गर्मा गर्म बहस। अभी लौट रहे हैं, बहुत संजीदा बहस। क्या उन्होंने तो बैंक कितने घपले? अपोजिशन ये कह रहा है कि न खाएंगे न खाने देने वाली बात करने वाले जमकर खाने दे रहे हैं। चौकीदार की क्या आंख बंद हो गई है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और इधर ये भी बात है कि अगर एक बच्चा जिसका कि रिजल्ट आया, उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या रहा रिजल्ट, तो उसने कहा जी दरोगा का लड़का फेल हो गया। क्या रहा रिजल्ट? तो उसने कहा जी प्रधान का लड़का भी तो फेल हो गया। पिता ने पूछा कि तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या हुआ? तो उसने कहा कि आप कौन से गवर्नर हो, जब इतने बड़े बड़े लोगों के लड़के फेल हो गए तो फिर क्या बात है? तो ये वाली सियासत चल रही है क्या? राजकुमार भाटी जी, आप जब कहते हैं तो बीजेपी को इस तरह से घेरते हैं और वो आपको इस तरह से घेरते हैं। नहीं, देखिए, एक बात तो मैं ईमानदारी की बता दूं कि चाहे कितनी तकनीकियों में उलझाते रहें, कांग्रेस पे 1000 आरोप लगाते रहें और ये इनकी जो टेक्निकल चीजें बताते रहें, आम जनता में मैसेज चला गया है कि मोदी जी ने हमारा रुपया, कष्ट कमाई का रुपया जो हमने अपने बुरे समय के लिए रखा था घर में, वो जबरन बैंक में जमा कराया और बैंक से ले लेके अब हो गए, कभी विजय माल्या भाग जाता है, कभी ललित मोदी भाग जाता है, कभी नीरव मोदी भाग जाता है, कभी मेहुल चौकसी भाग जाता है, और इन सबके तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री, नोटबंदी और नीरव मोदी, इनमें कनेक्शन है, ये बात क्लियर है। और मेहुल चौकसी के खिलाफ 42 एफआईआर 2016 तक दर्ज हो गई थी। उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री की मीटिंग में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें मेहुल जी कह के संबोधित करते हैं, उन्हें इस वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये आज ये श्रेय लेने लगे। जब बैंक के अधिकारी सीबीआई में शिकायत करने चले गए तो फिर तो कार्रवाई करना मजबूरी थी। आप श्रेय लेने लगे कि हमने किया है। कोई, अभी राणा जी कह रहे थे, 2 बातें राणा जी ने कही, मैं उस पर भी थोड़ा टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा किसान के लिए भी वही नियम है और उद्योगपति के लिए भी वही नियम है। ये नियम थोड़ी है, तो लूट है। किसान को तो नियम से दिया जाता है लोन, ये लोन नहीं है। उद्योगपतियों को दिया जाता है, एनपीए हो जाए वो एक अलग बात है। ये तो खुली लूट है पैसे की, गरीब जनता की कष्ट कमाई की। दूसरे उन्होंने कहा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या पीएमओ के खिलाफ कार्रवाई होगी? जब 3 शिकायतें पीएमओ में की गई, उन्होंने अवॉइड क्यों किया गया? उसमें तभी क्यों नहीं रोका गया घोटाला? ये मैं आपको बताऊं, 2018 में 293 एलओयू जारी हुए, सॉरी पिछले 2 साल में, जिनमें 2018 में हुए 8। ठीक है, तो उसके बाद भी ये कार्रवाई क्यों रोकी नहीं गई? फिर भी घपला जारी रहा। तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार है सीधे सीधे। ठीक है, जवाब दीजिए अशोक गोयल जी, जवाब दीजिए। देखिए इमरान जी, पहली बात मैं कहूं, ये हमारे चाणक्य ने भी कहा था कि जब भ्रष्टाचारियों में, लुटेरों में जब हाहाकार मच जाए तो समझ लो इस देश का जो राजा है वो ईमानदार है। आप पिछले 4 साल में देखिए मोदी जी ने क्या किया। 400 स्कीम को डिजिटलाइज कर दिया, उसको आधार से कनेक्ट कर दिया, देश के 56,000 करोड़ रुपए बचने लग गए, लोगों में हाहाकार मच गया। वो एक के बाद एक जितनी स्कीम लेकर आ रहे हैं कि
पहले जो देश के जो इसमें जो गवर्नेंस थी वो लूट की गवर्नेंस थी। आज अगर आप एक बार इसको बैंकिंग सिस्टम के आधार पे देखिए, आप इसको एक बार भूल जाइए, यूपीए, बीजेपी, कांग्रेस और इसको एक बार छोड़ दीजिए। भाटी जी जो कह रहे थे, इनकी बात को इसलिए मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि लूट के बंटवारे पे किस तरह से इनका परिवार झगड़ रहा था। आज आप ये देखिए कि ये भ्रमित करने का प्रयास है आपका। अब आप जब आप छिपेगी भाटी जी ना, आपका चेहरा सफेद होगा। भाटी जी आप कितना ही भ्रमित लोगों को करें, आप फ्रस्ट्रेटेड, फिलहाल आप नीरव मोदी पे जवाब दीजिए, मेहुल चौकसी पे जवाब दीजिए। आप फ्रस्ट्रेटेड मत हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो किया होगा, केंद्र में कांग्रेस ने किया होगा, उसका जनता जवाब दे चुकी है। लीजिए, अब आपको जवाब 2019 में मिल जाएगा। की बात करते हैं, पूरा गुमराह करने की कोशिश। अशोक जी, मैंने जो मिसाल दिया ना, मैंने अभी जो ब्रेक के बाद मिसाल दिया ना, वो रिजल्ट वाले बच्चे की, आप वही कोशिश कर रहे हैं। आप वही कोशिश कर रहे हैं। सुनिए तो सही, देखिए आज जो हम बात कर रहे हैं एनपीए की, अगर हम उसको डिनाई कर सकते हैं क्या, जो 10 लाख करोड़ का जो एनपीए है वो किस शासन में दिया गया? आज इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में क्या एनपीए घोटाला नहीं है अशोक जी। अब आप सुनिए, वो उतारता है लेकिन घोटाला नहीं है, ये घोटाला है। आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? एनपीए चोरी नहीं है। सुनिए तो सही, वो एक उदारता है, उद्योगपतियों का पक्ष लेना है सरकार का। भाटी, लेकिन ये चोरी है सीधे सीधे। आप सुनिए, इससे तुलना नहीं कर सकते उसकी। आज एक बैंकिंग सिस्टम में जो एनपीए के द्वारा जो लूट हुई, सबको पता है कि किसके द्वारा हुई, कांग्रेस के शासन में हुई। आज एनडीए की सरकार ने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया गया, एनसीएलटी को लेकर आया गया, और उसके अंदर एक प्रोविजन भी लाया गया कि जो उद्योगपति जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे थे, उसी इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ की को 5,000 में ना खरीद पाए, उसके लिए भी एक ऑर्डिनेंस लाया गया, जिससे कि वो जो जिन लोगों ने इस देश के अंदर लूट की है वो इस सिस्टम से बाहर जाए, एक उसको ठीक करने की कोशिश की। आज आप ये देखिए कि जो ये 11,000 करोड़ का जो मामला फ्रॉड का सामने आया है, अगर मैं ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही साथी एक ही साइकिल पर चले थे, इनको जवाब देना चाहिए। दिनेश दुबे जिसने सबसे पहले इसको पॉइंट आउट किया, उसको उस वक्त के तत्कालिक फाइनेंस सेक्रेटरी ने, मेरे पास वक्त कम है, तत्कालिक फाइनेंस सेक्रेटरी ने रिजाइन करने को कहा। बिल्कुल, आज उसका जवाब देना चाहिए। जवाब दीजिए। जो सुनिए एक बार, राहुल गांधी जिसकी ये फोटो की आज दिखा रहे हैं दावोस के अंदर, राहुल गांधी गीतांजलि के एक कार्यक्रम में गए, किस लिए गए वहां पर? क्या पूरा संरक्षण किया गया? मेरी बात सुनिए, आज अभिषेक मनु सिंघवी, जवाब ले अभिषेक मनु सिंघवी, अशोक जी 18 करोड़ जवाब दीजिए। इमरान जी इनको पूरा वक्त दिया, मुझे भी सुनिए आप। बिल्कुल वक्त 18 करोड़ रुपए अभिषेक मनु सिंघवी को नीरव मोदी ने किराए पर लेकर सिक्योरिटी डिपॉजिट के दिए, तो क्या उनको ब्राइब किया? आज जवाब दीजिए। फिर शुरू किया, तेरा घपला मेरा घपला शुरू किया। मैं इमरान जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अभिषेक मनु सिंघवी के नीरव मोदी से क्या रिश्ते थे? राहुल गांधी के नीरव मोदी से क्या रिश्ते? ठीक है, ठीक है, ये चलता रहेगा, ये इंतजार तलाशी में दौर चलता रहेगा। मैं अश्विनी राणा जी से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, एक बैंकर, एक बैंक एक्सपर्ट के नाते। ठीक है अशोक जी, ठीक है सर, ठीक है मीना जी, ठीक है एक्सपर्ट से मीना जी, ठीक है कि क्या कोलेटरल की जरूरत होती है कि नहीं मामला सामने है? 2011 में जो बहुत सारा वक्त है मेरे पास, उसी का मेरे पास बहुत कम वक्त है। अश्विनी राणा जी, आप बैंक एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। हो, कांग्रेस हो या समाजवादी हो, ये जो हम कह रहे हैं कि आम जनता का पैसा लूट के बाहर चले गए, उनका पैसा सुरक्षित है, मेरा आपसे निवेदन प्रार्थना है कि ऐसा भ्रम मत फैलाएं। सभी जो भी खातेधारक है उनका पैसा सुरक्षित है। इस तरह का भ्रम फैलाएंगे तो बहुत गलत स्थिति बैंकिंग में पैदा हो सकती है, इसलिए ऐसा प्रचार मत कीजिए। सौरभ जी, लेकिन देश का पैसा है। फाइनल कमेंट सर, ठीक है। आप कह दीजिए कि नोटबंदी ये नोटबंदी का नाम सुनकर ही आपका चेहरा हो जाता है। मेरे पास हो जाता है आपका। अपनी बात रखिए। ये नोटबंदी का सुनते ही आप देखिए, मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं, सियासी बातें होती रहेंगी। सौरभ जी, आप अपनी बात एक ये बात समझने की है कि देखिए पीएनबी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने एलओयू इशू किए हैं, अब वो कह रहा है कि मैं इनको नहीं वैल्यू करूंगा। इससे देश के जितने भी बैंक्स हैं, हांगकांग के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं और हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी में इतनी बदनामी हो रही है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, मोदी जी कुछ भी बोलेंगे डावोस में, उसका इंपैक्ट इतना नहीं होगा जितना इस नेगेटिव एक एक्शन में हो गया। मेरे हिसाब से सभी को साथ आकर
इंक्लूडिंग ऑल दी एजेंसीज, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, आरबीआई हो, एफआईयू हो, कांग्रेस है और बीजेपी और ये बैंक एसोसिएशन और इंडियन बैंक एसोसिएशन, सबको आके पीएनबी ने अगर देखिए अगर आपके एम्प्लॉय ने कुछ कर दिया और गारंटी दे दी तो अब पीएनबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट मस्ट वैल्यू एंड इंडिया का ध्वज नीचे नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। बैंकिंग को अब यहां से ही सही साफ और शफाफ बनाने की इस वक्त जरूरत है ताकि लोगों का भरोसा मजबूत रहे, कायम रहे, दुनिया का भरोसा मजबूत रहे, कायम रहे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।